हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम इवोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये इवोल्यूशन सीरीज का पहला लेक्चर है, जिसमें हम पूरे इवोल्यूशन को कवर करेंगे और एनिमल बिहेवियर को भी कवर करेंगे। मोस्टली BSc के एग्ज़ाम में, BSc के 6th सेमेस्टर एग्ज़ाम में इवोल्यूशन और बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस यूनिट में हम जो प्रीवियस जो प्रिमिटिव थ्योरीज दी गई थी, पहले की थ्योरीज दी गई थी, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और आगे के लेक्चर में जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे हम मॉडर्न जो थ्योरीज दी गई हैं उनके ओर आगे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो पहली की थ्योरी जो शुरुआत जिनसे हुई थी उनके बारे में भी आज हम पढ़ लेते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरह है। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं, जो बायोलॉजी के जनक थे अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, उनके बारे में उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी एबायोजेनेसिस की। उन्होंने बताया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो जितनी भी स्पीसीज हैं इस अर्थ पर, वो सब क्या है, परमानेंटली फिक्स है। क्या है? परमानेंटली फिक्स है। इसमें लिखा भी गया है, स्पीसीज आर परमानेंटली फिक्स्ड। जो स्पीसीज हैं वो परमानेंटली फिक्स हैं और स्पीसीज रिमेन अनचेंज एंड नॉट इवाल्व। इन्होंने ये बता दिया कि जो भी स्पीसीज हैं वो तो कभी चेंज ही नहीं होती और ना ही इवाल्व होती हैं। मतलब उनमें कोई चेंज आता ही नहीं है। वो जैसे कि जैसे बनी हैं वैसे के वैसे ही बनी रहती हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि अगर कोई स्पीसीज अपने कैरेक्टर्स में चेंज ला ही नहीं सकती, जैसे वो एक कैरेक्टर के साथ पैदा हो गई या बॉर्न हो गई, वो वैसे के वैसे ही कैरेक्टर के साथ रहेगी, उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। ये बातें कौन कह रहा था? एरिस्टोटल कह रहे थे। आप लोग एरिस्टोटल की इमेज देख सकते हैं। और एरिस्टोटल इसेंशियलिज्म के जो थे ये समर्थक थे। क्या थे? इसेंशियलिज्म के समर्थक थे। और इन्होंने जो भी थ्योरीज दी, ये ऐसी थ्योरी थी कि जैसे जो भी क्रिएशन हुआ वो एबायोजेनेसिस की तरह हुआ। एबायोजेनेसिस ही लगभग ये मानी जाने वाली थ्योरी है, क्योंकि एबायोजेनेसिस थ्योरी को ही स्टैनली मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया लास्ट में। लेकिन ये जो इनकी बातें थी कि स्पीसीज परमानेंटली फिक्स होते हैं, ये सब बातें गलत साबित हुई। लेकिन थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जैसे जो थी वो इनके एस्पेक्ट से तो सही नहीं हुई, पर इसे प्रूव कर दिया गया कि हाँ, जो भी मैटर है, जब भी हम लोग की अर्थ जब बनी, उसके पहले जो भी मैटर्स थे, हम लोगों की अर्थ जब बनी तो इसके पहले जो भी मैटर्स थे वो सारे मैटर्स क्या हुए, मिल करके जो भी इन्वायरमेंट था उसके हिसाब से जो भी मैटर थे वो सब मिल करके एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाए, या हम लोग आगे केमिकल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसा मॉलिक्यूल बनाए जिससे कि हम यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का या फिर पेंसपर्मिया का, जो भी फॉर्मेशन होना था उसका फॉर्मेशन हुआ। किससे? एबायोजेनेटिकली हुआ। उसके बाद इसमें कह रहा है कि एनेक्समेंडर आए, जो उन्होंने थ्योरी दी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। उन्होंने कहा कि एबायोजेनेसिस की थ्योरी, इनके स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, ये समझ लीजिए कि एबायोजेनेसिस की समर्थन करने वाली थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि जितनी भी स्पीसीज हैं वो स्पॉन्टेनियसली क्या हुई हैं, जनरेट हुई हैं, सब अपने आप ऐसे बन गई। जितनी भी स्पीसीज हैं ये सारी थ्योरीज के कह रही हैं कि ये सब अपने आप बन गई। पर इन सभी थ्योरीज को ख़त्म करने के लिए आए एक फादर सुआरेज। क्या आए? फादर सुआरेज। फादर सुआरेज क्या थे? फादर सुआरेज एक चर्च थे, चर्च में पादरी थे। अब उस टाइम पर समाज जो था, उस टाइम पे समाज क्या था, भगवान पर या फिर साइंटिफिक चीज़ों पर उतना भरोसा नहीं करता था। भगवान या ईश्वर पर उनके भरोसा ज़्यादा था, तो वो पादरियों की बात बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जो फादर सुआरेज थे उन्होंने एक थ्योरी दी, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। किसकी थ्योरी दी? स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी दी। और उन्होंने बताया कि जो गॉड हैं उन्होंने इस वर्ल्ड को, इस धरती को 6 दिनों में बनाया। कितने दिनों में बनाया? 6 दिनों में बनाया। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भगवान ने डिजाइन किया या क्रिएट किया, और उनको क्रिएट करने में उन्होंने कितने दिन लगाए? 6 दिन लगाए। और उनको ये प्रॉपरली ये भी बताया कि किस दिन उन्होंने क्या बनाया। उन्होंने बताया कि पहले दिन उन्होंने हीवन और अर्थ बनाया। पहले दिन उन्होंने हीवन बनाया, फिर अर्थ बनाई। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने सी बनाया और स्काई बनाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे दिन उन्होंने सन और मून बनाया। चौथे दिन उन्होंने स्टार्स बनाए।
उसके बाद चौथे दिन, तीसरे दिन उन्होंने सन, मून, स्टार्स ये चीज़ें बनाई। चौथे दिन उन्होंने फिश एज बनाया और बहुत सारे जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं यानी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बनाया। उसके बाद पाँचवें दिन उन्होंने एनिमल्स को बनाया और छठे दिन मतलब ये जो छठा दिन था उसमें ह्यूमंस और एनिमल्स को उन्होंने बनाया। पाँचवें दिन उन्होंने फिशेस को बनाया था और चौथे दिन क्या बनाया था, सन, मून और स्टार्स को। और जो ड्राई लैंड है, प्लांट है, इनको तीसरे दिन बनाया था। अभी थोड़ा मेरे बोलने में मिस्टेक हो गई। जो तीसरे दिन इन्होंने बनाया था वो क्या बनाया था, तीसरे दिन ड्राई लैंड और प्लांट्स को बनाया था। और जो चौथे दिन उन्होंने बनाया सन, मून और स्टार्स को बनाया था। तो ये कोई थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं थी, ये पहले की थ्योरी थी। आज के टाइम पर ये सारी थ्योरीज का क्या हो गया, खंडन हो चुका है। ये सारी थ्योरी रिजेक्टेड है, इनका कोई अब यूज नहीं है। लेकिन जब शुरुआत हो रही थी इवोल्यूशन की, ऐसी थ्योरी दी जा रही थी, तो ये समझ लीजिए इवोल्यूशन को समझने के लिए ये पहला कदम था। उसके बाद थ्योरी आई ए बायोजेनेसिस की थ्योरी आई। जो बायोजेनेसिस की थ्योरी आई, बायोजेनेसिस की थ्योरी किसने दी, ये माना जाता है कि 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बायोजेनेसिस की थ्योरी दी, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी किया कि जो बायोजेनेसिस है वो होती है। कैसे होती है, उन्होंने पहला था एक रेड्डी एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जिसको फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया था। यहाँ रेड्डी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे RIDI है। तो जो रेड्डी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा भी करेंगे और उसके बारे में देखेंगे भी। और इस पर स्पेलेंजानी ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे प्रूव किया कि बायोजेनेसिस होती है। और लास्ट में एक्सपेरिमेंट हुआ पास्चर का एक्सपेरिमेंट, जिससे एकदम प्रूफ हो गया कि क्या होता है, जो बायोजेनेसिस है यही होती है। उस टाइम तक तो बायोजेनेसिस को मान लिया गया। अब हम देख लेते हैं कि जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, वो जो एक्सपेरिमेंट है रेड्डी का, उसको उन्होंने कैसे दिया था। वो कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने 3 जार लिए और 3 जार में क्या रख दिया, मीट का टुकड़ा रख दिया, मीट के टुकड़े रख दिए। एक जार को उन्होंने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। दूसरे जार को एकदम टाइटली बंद किया। क्या किया, एकदम टाइटली बंद किया। और तीसरे जार पर उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लगा दिया। क्या लगा दिया, एक कपड़ा लगा दिया। जो कपड़ा लगाया था वो भी ऐसा कपड़ा लगाया था जिससे आर पार कोई भी चीज़, ऐसी बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा भी जो दिखने लायक ऑर्गेनिज्म से वो उस तरफ नहीं जा सकते थे, जार के अंदर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने जो तीनों जार दिए, उसमें ओपन जो कंटेनर था उसमें इन्होंने देखा कि लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ मैगगॉट्स हुआ। मतलब वहाँ पर अंडे मिले, बहुत सारी और चीज़ें, जो भी और मक्खी आती थी, मच्छर आते थे, वहाँ पे बैठते थे, तो वहाँ पर उनसे कई सारी चीज़ों के अंडे मिले। उसके बाद जो कॉर्क से सील कंटेनर था, कॉर्क से उन्होंने सील किया था। कॉर्क आप लोग जानते होंगे, जो इंजेक्शन लगाने के लिए दवाइयाँ आती हैं, उनके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। वो जो ढक्कन होता है वो कॉर्क का बना होता है, रबड़ के जैसा होता है कॉर्क, जो बहुत टाइटली सील करता है। और जो एक गज कवर्ड कंटेनर था, गज मतलब जो कपड़े से कंटेनर कवर किया गया था, उसमें कोई भी फॉर्मेशन मैगॉट का नहीं हुआ, क्योंकि सारे अंडे जो थे वो कपड़े के ऊपर मिल रहे थे। सारी मक्खियाँ वहीं ऊपर आके बैठ रही थी, क्योंकि मीट था तो मीट की खुशबू या जो भी कह लो, जो स्मेल है या जो भी कहें स्मेल है, वो तो बाहर निकल ही रही थी। तो मक्खियाँ उधर आ रही थी, लेकिन वो कपड़े से बाहर नीचे नहीं जा पा रहे थे, तो कपड़े पर ही उनके एग्स मिले और जो टाइटली सील था वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो ये एक्सपेरिमेंट था रेड्डी का। और इसके बाद जो पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, ठीक इसी कंसेप्ट पे उनका भी एक्सपेरिमेंट था, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि बायोजेनेसिस होती है। लेकिन ये सारी थ्योरीज बाद में सब खंडित हो गई, कोई भी थ्योरी क्या हुई जो मानी नहीं गई। उसके बाद जॉर्ज क्यूवियर आए, जिन्होंने कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी दी। कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी दी, ये जॉर्ज क्यूवियर ये फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी भी थे, मतलब कि जो फोसाइल्स पाए जाते हैं उनके फादर थे। इनके अनुसार कहा गया कि इन्होंने क्या बताया कि अर्थ की जियोलॉजी के बारे में बता दिया, नेचुरल हिस्ट्री बता दी अर्थ की। उसके बाद उसके शेप के बारे में भी चर्चा हो गई। उसके बाद कैटास्ट्रॉफिक पीरियड के बारे में भी चर्चा हुई, एक्सटिंक्शन के बारे में चर्चा कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक्सटिंक्शन हुआ और नए नए क्रिएशन हुआ। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी बाढ़ आ जाती हो, कोई भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती थी और यहाँ पर स्पीसीज जो है उनकी डेथ हो जाती थी, वो ख़त्म हो जाती थी। जो थोड़ी मोड़ी स्पीसीज बचती थी उनसे नया क्रिएशन होता था, न्यू जन क्रिएशन होता था, या फिर एकदम से अगर ख़त्म हो जाती थी तो एकदम शुरुआत से नया क्रिएशन होता था। ऐसा बार बार होता था। ये जॉर्ज क्यूवियर का कहना था, इनकी थ्योरी कहती थी। लेकिन इनकी थ्योरी भी बाद में डिस्कार्डेड कर दी गई। बाद में आए जेम्स हल्टन,
जिन्होंने यूनिफॉर्मेशन थ्योरी का दी, जियोलॉजी की यूनिफॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि स्मॉल चेंज होता है अर्थ के। जैसे जो ये कैटास्ट्रॉफ वाली थ्योरी थी, ये कह रही थी कि एक के बार में आता था, कोई सुनामी आया, पूरी धरती को डुबा दिया, सब के सब मारे गए। अब फिर से नया फॉर्मेशन हो रहा है, नई ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होगा, नया क्रिएशन होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जो अर्थ पर फॉर्मेशन हो रहा है वो ग्रेजुअल हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जो भी अर्थ पे चेंज होगा, कैटास्ट्रॉफी भी आती है लेकिन चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहा है अर्थ पर। तो इवोल्यूशन भी धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, ये तो हम अब जानते हैं, लेकिन तब ये बात नहीं जानी जाती थी। और इन्होंने जेम्स हल्टन, इन्होंने यूनिफॉर्मेशन की जो थ्योरी दी, उन्होंने बता दिया कि जो हमारी अर्थ है वो स्मॉल चेंजेस कर रही है। कैटास्ट्रॉफी भी आती है लेकिन चेंजेस क्या है, स्मॉल हो रहा है। अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी, उसके बाद आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जब थ्योरी आई तो इस थ्योरी में बता दिया गया कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं, ये इस थ्योरी में पता कर लिया गया कि आखिर हमारा जो अर्थ था वो कभी एक ही कॉन्टिनेंट था, जितने भी टेरेस्ट्रियल एरियाज थे तब पहले एक ही थे ये। उसके बाद जो वाटर बॉडी थी वो सब एक जैसे, सब एक ही थी। बीच में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण दो टेरेस्ट्रियल पार्ट बन गए, एक गोंडवाना लैंड बन गया, उसके बाद बीच में एक टेथीस सी भी बन गया। तो ये सारी थ्योरी जो 300 मिलियन पहले ईयर की घटना थी, उन पर एक थ्योरी आई अल्फ्रेड वेगनर की। उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होती है और बहुत सारे फोसाइल्स जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर मिलने लगे, इससे यह साबित भी होने लगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है। तो इवोल्यूशन के क्रम में ये सारी थ्योरीज दी गई थी। अब ये इमेज आप देखिए, ये जो एक पूरा कॉन्टिनेंट है, इसका नाम सब लोग पैंजिया कहते थे। क्या थे? पैंजिया कहते थे। ये सारा कॉन्टिनेंट, वैसे ये पैंजिया नहीं है क्योंकि यहाँ ऊपर वाला जो यूरोप वाला क्षेत्र है ये इसमें अभी दिखाया नहीं गया है। ये ऐसे है कि जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी गई, इसके एक्सेप्टेंस की जो बातें थी आप इसमें देख सकते हैं कि जो फोसाइल रिमेन है साइनोगेनेथस का, ये ट्राइएसिक रेप्टाइल था। कैसा रेप्टाइल था? ट्राइएसिक रेप्टाइल था। ये साउथ अमेरिका में भी पाया जा रहा है, इसके फोसाइल्स, और अफ्रीका में भी पाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक फोसाइल एविडेंस था जो ट्राइएसिक लैंड का रेप्टाइल था, वो यहाँ भी इंडिया में भी पाया जा रहा है, अफ्रीका में भी पाया जा रहा है और अंटार्कटिका में भी पाया जा रहा है। तो ये इससे साबित होता है कि बहुत सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्या हुए कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई तो ये सारे अलग अलग हो गए, लेकिन इनके फोसाइल्स क्या थे, अलग अलग जगहों पे तभी मिल रहे हैं, अलग हो गए। पहले ये एक जगह रहते थे, उसके बाद एक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी मिला, अफ्रीका में भी मिला और साउथ अमेरिका में भी मिला, यहाँ तक कि इंडिया में भी मिल रहा है। जो फोसाइल रिमेन ऑफ द फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स मीसोसोर्स, ये एक मीसोसोर था जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में रह रहा है, ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल था। अब फ्रेश वाटर रेप्टाइल कैसे मैराइन वाटर में रह सकता है? यानी कि अगर ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका जुड़ा नहीं होता तो ये पानी को पार करके यहाँ कैसे पहुँच जाता? इसका मतलब ये पहले जुड़ा था और यहाँ पर किसी नदी में, किसी तालाब में ये फ्रेश वाटर में रहता था। ये जो मीसोसोर था ये तालाब में रहता था, लेकिन जब ड्रिफ्ट हुई तो ये पता नहीं, जो यहाँ के तालाब थे यहाँ से यहाँ इसी में इधर चले गए और यहाँ के तालाब में ये दोनों जगह पानी जाने लगा, तो इसके दोनों फोसाइल्स मिले। ऐसे ही एक फोसाइल वाला प्लांट भी है क्लोसोप्टेरिस, जो तीनों जगह पाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी, अंटार्कटिका में भी, इंडिया में, अफ्रीका में भी और साउथ अमेरिका, हर जगह ये पाया जा रहा है। तो ये क्या है? फोसाइल ऑफ फर्न ग्लोव फाउंड इन ऑल द सदर्न कॉन्टिनेंट दैट दे वंस जॉइंट। अब ये हर जगह जॉइंट नहीं होता तो हर जगह कैसे पाया जा सकता था? इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी, जो ड्रिफ्ट की थ्योरी थी, ये एक्सेप्ट कर ली गई इन बातों से, जो कि सही भी थी। उसके बाद अभी हमने शायद बीच में एक जो मैंने कहा था कि अभी मैं आपको पास्चर के एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, तो चलो उसको हम लास्ट में कर लेंगे। और इन्होंने ये भी बताया था कि द फाउंड ऑफ फोसाइल सेम स्पीसीज फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स इन द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये हमने पीछे भी दिखाया कि कुछ फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स थे जो कि अफ्रीका में भी पाए जा रहे थे और वो कहाँ पाए जा रहे थे? साउथ अमेरिका में भी पाए जा रहे थे। तो इससे साबित हो गया कि जो हम लोगों के कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है। ये थ्योरी भी, इसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग भी आ गए। तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रही थी साबित होते।
अब बारी है कि हम लोग देख लें कि पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। तो पास्चर ने क्या किया, वही सेम एक्सपेरिमेंट जो रेडी ने किया था उसी को दोहरा दिया। बस उन्होंने थोड़ा चेंजेज क्या किया, उन्होंने क्या किया पहले कि उन्होंने एक जो सुराही होती है उस शेप की उन्होंने फ्लास्क ले लिए। क्या किए, उस शेप की फ्लास्क ले लिए। इसमें क्या करा, हीट जो अप्लाइड करने का मतलब ये है कि कोई भी वाटर है तो उसमें जर्म तो पहले से ही होते हैं, और एक्सपेरिमेंट हम आज के इन्वायरमेंट में कर रहे हैं तो पहले से ही बैक्टीरिया वायरस बहुत सारी जगहों पर पाए जाते ही हैं, अपने आप ही पाए जाते हैं। अब उसको हीट करके इन्होंने क्या किया कि जितने भी बैक्टीरिया वायरस थे उनको मार दिया। अब आगे क्या किया, उन्होंने फिर उस फ्लास्क को ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मतलब वो पूरा फ्लास्क सील पैक था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं बना, कोई बैक्टीरिया बना ही नहीं। उसके बाद इन्होंने फिर से एक फ्लास्क लिया और दूसरे फ्लास्क को उन्होंने हीट किया। हीट करने के बाद उसकी जो नेक थी, नेक सीलिंग थी, उसको हटा दिया। उन्होंने जैसे नेक सीलिंग को हटाई वहाँ पे बैक्टीरिया दिखने लगा। उसके बाद हीट अगले वाले फ्लास्क में उन्होंने हीट अप्लाइड किया और उस फ्लास्क में ऐसा क्या किया कि जो मैटर था उसको ऐसे थोड़ा सा गिरा दिया, फैला दिया, मैटर फैला दिया। मैटर फैलाने का मतलब ये है कि उन्होंने जो ये शेप का सुराही की शेप का जो इसकी नली थी या इसकी जो पाइप नुमा चीज़ें थी उसमें क्या किया, थोड़ा सा उसका मैटर लगा दिया और फिर वापस पीछे कर दिया। अब वापस यहाँ पे अगर वाटर पार्टिकल लग जाएंगे तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर जर्मिनेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और वाटर अगर यहाँ पर इस पोर्शन पर वाटर रहेगा और कोई बाहर से अगर इसको सील नहीं किया गया है, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो यहीं पर ही जर्मिनेट कर जाएगा। तो बैक्टीरिया इनके वाटर में भी पाए गए और बैक्टीरिया यहाँ पर भी पाए गए। और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों को पिछली क्लासों में पढ़ाया जाता था हाई स्कूल या इंटर में, तो उसमें ये नहीं बताया जाता था कि बैक्टीरिया बीच में पाया गया। वहाँ ये बताते थे कि ये जो सुराही के जैसी आकार की जो पाइप है इसमें कुछ पार्टिकल मिल जाते हैं बैक्टीरिया के, एक्स के, वायरस के। तो ये था पास्चर का एक्सपेरिमेंट। इससे इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी, लेकिन ये सारी थ्योरी जो बायोजेनेसिस की थी ये डिस्कार्ड कर दी गई। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे ये थ्योरी डिस्कार्ड नहीं हुई। बात इस बात की थी कि पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बना। पहला ऑर्गेनिज्म जो बनने की प्रोसेस थी वो स्टेनले मिलर के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गई कि पहला ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, ए बायोजेनेसिस से बना। लेकिन फिर अगर पहला ऑर्गेनिज्म बन गया है तो उसके बाद ए बायोजेनेसिस होना बंद हो गया। ए बायोजेनेसिस नहीं हो रहा, फिर बायोजेनेसिस ही हो रहा है। तो उस मामले में इन सभी के एक्सपेरिमेंट सही हैं कि मतलब जब पहली बार जब एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया तो और ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहे हैं, इवाल्व कैसे हो रहे हैं, तो ये इसी से हो रहा है कि बायोजेनेसिस के थ्रू ही हो रहा है। और जो कि आज सही भी है। अगर हम थ्योरी आप मॉडर्न थ्योरी देखेंगे तो ये सारी थ्योरीज को एक साथ अगर लेंगे तो ए बायोजेनेसिस से पहला ऑर्गेनिज्म बना, उसके ऑर्गेनिज्म बनने के बाद अब फिर बायोजेनेसिस से ढेर सारी स्पीसीज बन के तैयार हो गई। तो आज के लिए लगभग इतना ही। उसके बाद हम चर्चा करेंगे लैमार्किज्म के बारे में, डार्विनिज्म के बारे में, और भी जो वो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरीज हैं। उसके बाद फिर मॉडर्न जो थ्योरी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि नोट्स बनाइए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट और जो की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो की पॉइंट्स आप याद रखेंगे और एग्जाम्स में लिखाएंगे तो उन्हीं की पॉइंट्स पे लगभग 2 नंबर के सवाल, 1 नंबर के सवाल, क्वेश्चन जो 3 नंबर के आते हैं उनका आपको बहुत सोल्यूशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।